नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर करतार सिंह एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, कहानी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मन्नू भंडारे द्वारा लिखित कहानी अकेली की। अकेली, जी हाँ, अकेली कहानी एक नारी के एकाकीपन की कहानी है। न सिर्फ अकेली एक सोमा बुआ की कहानी है, सोमा बुआ हमारी कहानी की मुख्य नायिका है। तो अकेली कहानी केवल एक सोमा बुआ की कहानी नहीं है, बल्कि अकेली कहानी उन समस्त लोगों की कहानी है, उन समस्त वृद्धों की कहानी है जो अपने आप में कहीं न कहीं अकेलेपन को महसूस करते हैं। वो कहीं न कहीं अपने आप को समाज के साथ जोड़ कर के देखना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन समाज उनको वो नहीं दे पाता जिनकी उन्हें अपेक्षाएँ होती हैं। इसी अंतर्द्वंद की कहानी अकेली है। तो मूल रूप से हम आज इसी अकेली नामक कहानी की हम चर्चा कर रहे हैं। यदि आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं, यदि आप इस कहानी की रीडिंग पूर्ण रूप से लगाना चाहते हैं, एक-एक शब्द को आप पूर्ण रूप से इसको देखना चाहते हैं, तो हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट जो दीक्षा इंस्टीट्यूट है, उस दीक्षा इंस्टीट्यूट के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ इस कहानी को आप पढ़िए, ठीक है? ये पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि साहब इस कहानी को हम कहाँ पढ़ें? क्योंकि हम तो जो मूल तत्व होते हैं, मूल रूप से उनकी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अकेली कहानी की। सोमा बुआ से हमारी कहानी प्रारंभ होती है। सोमा बुआ अकेली है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ वृद्धा है और सोमा बुआ का जवान बेटा क्या मरा, उसका पूरा जीवन ही मानो चला गया। सोमा बुआ के पति जो सन्यासी महाराज के नाम से हमारी कहानी में आते हैं, उनको पुत्र वियोग का इतना सदमा लगा कि वो भी घर बार सब त्याग करके सन्यासी हो गए और हरिद्वार में रहने लगे, ठीक है? अब सोमा बुआ जो अकेली के नाम से जानी जाती है, वो हमारी कहानी की मुख्य नायिका है। वो यहाँ पर अकेली अपने घर में रहती है और उसके पति जो है वो पुत्र वियोग में सन्यासी हो जाते हैं और वो हरिद्वार में रहते हैं। 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं और 1 महीने के लिए वो आते हैं और जब वो सन्यासी जी महाराज आते हैं, तो सोमा बुआ जो है वहाँ पर खुश नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर खुद लेखकार ने लिखा है कि सोमा बुआ खुश नहीं होती, बल्कि उस 1 महीने में उसके सारे अवयव शिथिल हो जाते हैं, केवल और केवल उसकी जिह्वा जो है वो चलने लगती है। कहने का मतलब कहीं न कहीं आपस में मनमुटाव और कहा-सुनी होती रहती है। सन्यासी जो महाराज जो है, वो ये नहीं कि कम से कम साल में 11 महीने बाहर रहते हैं और 1 महीने के लिए आते हैं, तो कम से कम 1 महीने के लिए तो अपनी पत्नी अर्थात सोमा बुआ से प्रेम से बात करें, जिससे उस आशा के सहारे, क्योंकि आशा बड़ी विचित्र होती है, आशा बड़ी मतलब कहीं न कहीं क्या होता है, व्यक्ति आशा के सहारे अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर सकता है, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर सकता है। तो यदि आशावादी दृष्टिकोण उसका हो कि भई साल में 11 महीने चलो बाहर रहे आदमी, लेकिन 1 महीने आकर के यदि कहीं न कहीं वो प्रेम की भाषा बोले, प्रेम के बोल बोले, तो उसका संबल के सहारे, उस आशा के सहारे, उस तिनके के सहारे व्यक्ति अपना पूरा जीवन काट सकता है। लेकिन सोमा बुआ के साथ ऐसा नहीं था। सन्यासी महाराज जो है वो 1 महीने के लिए आते, वहाँ भी कहीं न कहीं उसके ऊपर पाबंदी लगाते थे, क्योंकि वो तो 11 महीने बाहर रहेंगे। लेकिन सोमा बुआ क्या करे, उसको तो अपना एकाकीपन दूर करने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी के जाना होगा। लेकिन जब सन्यासी जी महाराज आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उनको किसी का आना-जाना सुहाता नहीं है। लेकिन जो 11 महीने की प्रक्रिया, उसको 1 दिन में सोमा बुआ छोड़ तो नहीं सकती। ऐसे ही किसी बात पर कहा-सुनी हुई है। सोमा बुआ बहुत उदास होकर के बैठी हुई है, ठीक है। किसी न किसी बात पर टोका-टोकी रोज़ होती रहती है। पड़ोस से राधा भाभी उतर करके आती है, ऊपर से उतर कर, जैसे ग्रामीण परिवेश का वर्णन होता है। हम सब जानते हैं कि मतलब लेखक-लेखिकाएँ जो है लगभग इसी प्रकार की कहानियों को पूर्ण रूप से अपने इर्द-गिर्द, समाज के इर्द-गिर्द की कहानियों का ताना-बाना बुनते हैं। तो ऊपर से सोमा बुआ जो है कि मतलब जो जानकार या फिर उसकी पड़ोसन हम कह सकते हैं, उतर करके आती है राधा भाभी, और राधा भाभी बोलती है कि क्या हुआ सोमा बुआ, क्या हुआ? क्यों सन्यासी जी महाराज से कुछ फिर कहा-सुनी हो गई क्या, जो इस तरह से तुम आँसू बहा रही हो और बड़बड़ कर रही हो, बड़बड़ा रही हो? तो सोमा बुआ कहते हैं इनका तो रोज़ का काम है, कोई नई बात तो है नहीं इनके लिए कि भई ये, ठीक है, चलता ही रहता है ऐसा। और इस तरह से आपस में बातें-बातें करते हैं। फिर भी पूछा है कि मतलब जैसे स्त्री की एक तरह से हम स्वाभाविक दृष्टिकोण हम कह सकते हैं, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगा उसमें, लेकिन कहीं न कहीं बात को कुरेदने के बारे में पूछा, आखिर क्या हुआ बताइए तो सही। तो सोमा बुआ थोड़ा-थोड़ा उसको बताना शुरू करती है। प्रारंभ में अभी रो रही थी, उनकी आँखों में आँसू थे। अब थोड़ा-सा चूँकि पड़ोसन आती है तो उनके सामने बताती है और बोलती है कि वो आज क्या, वो चौक वाले किशोरीलाल के यहाँ मुंडन था, तो मैं चली गई। अब उसी बात को लेकर के हमारे यहाँ कहा-सुनी हो रही है, मतलब वो। तो उसने कहा कि क्या हुआ? कहा-सुनी इसमें कोई बात नहीं है, ये तो रोज़ का काम है, चली गई तो क्या हुआ? उसमें सन्यासी जी महाराज क्यों परेशान हो रहे जाने में? उसने कहा जाने में परेशानी तो इनको होती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस बात को हो रही है कि मतलब मैं वहाँ बिन बुलाई चली गई थी। उनका बुलावा नहीं आया था। और फिर कहते हैं बुलावा किस बात का? अपने लोगों का कोई बुलावा होता है? अगर मैं नहीं जाती उनके यहाँ पर तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं गई हूँ तो कम से कम बड़े मान और सम्मान के साथ वहाँ पर गई हूँ, क्योंकि वो लोग मतलब पूरा भट्टी घर उन्होंने मुझे सौंप दिया, पूरा कोठार उन्होंने मुझे सौंप दिया। ऐसे तो कोई किसी को नहीं सौंप देता है। तो इस तरह से आपस में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की बातें होती हैं वो आपस में करती हैं। यहाँ पर वो बताती है कि मतलब मैं नहीं जाती तो पता नहीं क्या होता, जैसे कुछ लोगों को लगता है।
कुछ लोगों को लगता है कि यदि हम नहीं होते तो पता नहीं ये दुनिया चलती ही नहीं चलती, ठीक है। हालांकि वो तो एक वृद्धा है, वो तो अपना अनुभव बांट रही है यहाँ पर। उसने कहा कि मैं वहाँ देखूँ तो अजब तमाशा, बन्ना बन्नी गा रही है वहाँ पर मुंडन के टाइम पे, मतलब जो विवाह के गीत होने चाहिए थे वो मुंडन के टाइम पे गा रही है, ठीक है। भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे इतने बना दिए कि दो दो बार खिला दो, लेकिन सारे के सारे कच्चे रह गए, और गुलाब जामुन इतने कि एक पंगत भी ना उठे, ठीक है। वो तो मैं चली गई तो टाइम पर मैंने आटा साना, मतलब मैदा सानी, और फटाफट मैंने गुलाब जामुन बनाए। वो किशोरी लाल और दोनों बेटे और बहुएं तो इतना जस मान रही थी कि बुआ तुम नहीं होती तो आज तो हमारी बद उड़ जाती, बेइज्जती हो जाती। और तो इस तरह से मतलब उसके मन में थोड़ा सा एक, जो उनके मन में एक जो भाव थी वो एक क्षण के लिए उड़ जाती है, बह जाती है। और अभी 1 मिनट पहले सोमा बुआ जो मतलब परेशान सी हो रही थी, आंसू बहा रही थी, दुखी हो रही थी, वो एकदम अपना अंदर से उसका स्वाभिमान से जागृत होता है। उसने चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर सोमा बुआ बात बातों फिर अपने मरे हुए बेटे को याद करती है। हरखू उसका बेटा होता है। उसने कहा कि मतलब क्या हुआ भाई, यदि मैं बिना बुलाए चली गई तो क्या होता, यदि कल मेरे हरखू के, मेरे बेटे के यहाँ पर कोई फंक्शन होता, कोई बात होती, तो मैं उसके बुलावे का इंतजार करती क्या? मेरे लिए तो जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल, मैं चली गई तो चली गई। सन्यासी महाराज को तो बिल्कुल थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि मतलब 1 महीने आकर के परेशानी करते हैं। लेकिन राधा भाभी कहती है कि बुआ क्या हुआ, कोई बात नहीं है, तो चलती रहती है यहाँ पर, कहाँ की बात कहाँ, तुम अपने बेटे पर लेकर के चली गई। चलो ठीक है, मैं पापड़ लेकर के आती हूँ तुम्हारे लिए भून करके, तुम खा के बताना कैसे लगे। और इस तरह वो अपनी साड़ी समेट करके जो चली गई वहाँ पर, ठीक है ना। कुछ सप्ताह भर बाद बुआ ऊपर से उतर करके आती है और अपने पति अर्थात सन्यासी महाराज से कहते, सुनते हो देवर जी के यहाँ से किसी लड़की का संबंध जो है, रिलेटिव किसी रिश्ते नातेदार का जो संबंध है वो अपने यहाँ भागीरथ जी के साथ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देवर जी को मरे हालांकि 25 साल हो गए, लेकिन 25 साल हुए तो क्या हुआ, रिश्ते तो आखिर रिश्ते होते हैं। वो लोग आकर के यहाँ विवाह करेंगे, भागीरथ जी के यहाँ पर आकर के विवाह करेंगे, मतलब किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं यहाँ पर, और दोनों ही पैसे वाले ठहरे यहाँ पर, तो हमें भी कम से कम उनके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बुलावा तो भेजेंगे। अब सन्यासी महाराज तो अनुभवी व्यक्ति हैं, दुनिया देखिए सन्यासी जी महाराज ने वहाँ पर, वो मन ही मन मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले, मन ही मन मुस्कुरा दिए। उपेक्षा का सा थोड़ा सा भाव सुमा बुआ को लगा, और सुमा बुआ को लगा कि इस तरह से इनको मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, विवाह की तैयारी करने लगी यहाँ पर, ठीक है। कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब रोज विवाह की कहीं न कहीं कोई गतिविधि के बारे में जानकारी लेके आती और सन्यासी जी महाराज से कहती। सन्यासी महाराज बोले कि देखो ठीक है, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि बिना बुलाई चली गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अर्थात तुम्हें बिना बुलाया तो कम से कम नहीं जाना वहाँ पर, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे बावली समझाया क्या, पागल समझाया क्या मुझे, मैं बिना बुलाए कैसे जाऊंगी। और तुम बताओ कि पैसे वाले लोग हैं, मतलब सारे गांव को बुलाएंगे, सारी बरादरी को बुलाएंगे, और हमें यानी समधियों को नहीं बुलाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, मैं तो जाऊंगी। तो सन्यासी महाराज ने कहा कि चली जाना, मैं विरोध थोड़ी कर रहा हूँ इस बात का, लेकिन नहीं बुलाएं, यदि बुलावा नहीं आए तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रोज चर्चाएं चलती रहती यहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजरे, क्योंकि 7 दिन की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। 1-2 दिन रह गए वहाँ पर, तो एक दिन मतलब ऐसे ही उसके मन में ख्याल आया कि पता नहीं मतलब विवाह की क्या तैयारियां चल रही, कभी इस औरत से तो कभी उस औरत से, 1-2 लोगों से, औरतों से आपस में पूछती रहती। फिर पूछे पता नहीं विवाह की क्या तैयारियां चल रही हैं, और पता नहीं समधी बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे यहाँ पर। तो मतलब एक औरत जो है ऊपर से, बड़ी बहू, घर की बड़ी बहू ने, मतलब बाहर से आई दाल पीसती, उसने कहा कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है बुआ, मैं तो लिस्ट में आपका नाम देख के आई हूँ, बुआ मैं तो लिस्ट में आपका नाम देख के आई हूँ, सबसे ऊपर आपका नाम, आपको कैसे नहीं बुलाएंगे। बुआ के तो और पंख लग गए। उसने कहा कि पास रख करके कहा कि बहू तू सही देख के आई। उसने कहा बुआ मैं अपनी आंखों से देख के आऊँ, लिस्ट में तुम्हारा नाम है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी बिरादरी को बुलाएंगे और आपको नहीं बुलाएंगे यहाँ पर। स्वामी वो बहुत प्रसन्न हो गई। फिर अपने पति को, सन्यासी जी महाराज को कहती है कि वो पड़ोस वालों की जो नंद है ना, बहू है, वो मतलब देख करके आइए, लिस्ट में नाम देख के आइए कि अपना नाम तो सबसे ऊपर है यहाँ पर। सन्यासी महाराज फिर मुस्कुराए, थोड़े उपेक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वो जानते थे कि मतलब क्या होने वाला है, लेकिन मूल रूप से क्या है, अपनी अपनी दृष्टिकोण है यहाँ पर, वो अपने ढंग से सोचती है, सन्यासी महाराज अपने ढंग से सोचते हैं। सन्यासी महाराज फिर यही कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, सुमा बुआ के पति, कि मैं कहाँ का विरोध कर रहा हूँ, मैंने कहा कि चली जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुलाए नहीं तो ध्यान रखना, नहीं जाना तुम्हें। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे विवाह के आयोजन की तैयारियाँ कर रही है यहाँ पर। उसको लगता है कि निश्चित रूप से बुलाया जाएगा, और बुलाएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं बुलाएंगे, क्योंकि समधी है, बुलाना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है रिश्ते टूट गए तो मतलब संबंध टूट गए, या फिर कोई अपना रिलेटिव खत्म हो गया तो उसके बाद उसके रिश्ते टूट गए, ऐसा नहीं होता। और सुमा बुआ भी ऐसा ही सोचते हैं, समाज में भी हम ऐसा ही सोचते हैं। कोई बात नहीं, समय आ गया, नज़दीक आ गया। एक दिन पहले मतलब सुमा बुआ राधा भाभी से पूछते हैं कि राधा भाभी मतलब बताओ उसको क्या दूँ, लड़की की शादी है तो कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा यहाँ पर, क्या दूँ। तो राधा भाभी ने कहा कि भाई मैं क्या बताऊँ, आप देख लो, देना क्या चाहती हो, कुछ श्रृंगार दान देना चाहती हो, कोई ब्लाउज देना चाहती हो, कुछ साड़ी देना चाहती हो, या कोई और आइटम, कोई चीज़ देना चाहती हो। यहाँ पर क्या आइटम का तात्पर्य, उपहार, गिफ्ट से मेरा, ठीक है। तो मतलब आप क्या देना चाहती है बताइए।
तो उसने कहा तू ही देख ले, देख तू, मतलब मेरे को तो पता नहीं, मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी हूँ, तू नए ज़माने की, तू देख ले क्या देना है यहाँ पर, अच्छी तरह से विचार कर, मैं देखती हूँ मेरे पास क्या है, मैं लेकर के आती हूँ। तो नीचे उतरती है, अपनी कोठरी में जाती है, ठीक है। वहाँ एक पुराना सा, मतलब एक बड़ा सा संदूक पड़ा हुआ टूटा सा, उस संदूक को खोलती है, उसमें से एक डिब्बिया निकालती है, उस डिब्बिया में देखती है यहाँ पर कि कुछ पैसे गहने रखा होगा यहाँ पर, लेकिन देखती है कि उस डिब्बे में 7 रुपये पड़े हैं और एक अंगूठी है यहाँ पर, ठीक है। उसका मन बहुत भारी हो गया, मतलब जिस उत्साह के साथ वो नीचे उतरी थी अपनी कुटिया में, अपनी कोठरी में, उस पैसे लेने के लिए, ठीक है, वो बिल्कुल शिथिल सी हो गई यहाँ पर, उसके पैर अब बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, वो जा रहे हैं यहाँ पर जो भी, और जा करके उसने कहा कि पैसे कहाँ निकले, मेरे कौन कमाने वाला बैठा जो पैसे होंगे, ठीक है, ये 7 रुपये हैं। तो कोशिश करती उसने, उसको उठाते समय, मतलब उन रुपयों को निकालते समय, वो अंगूठी उसके पास जो थी, उस अंगूठी को लेते समय, देखते समय उसके मन में बहुत बहुत बार ख्याल आया, क्योंकि वो अंगूठी उसके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी है। बड़े बड़े संकट काल में उस अंगूठी को उसने बचा करके रखा है, कहीं दिया नहीं उसमें, ठीक है। एक बार तो उसकी हिम्मत नहीं हुई इस अंगूठी को उठाए, लेकिन अंत में उस बक्स में से 5 रुपये और अंगूठी लेती है, और वो धीरे धीरे बड़ी शिथिलता के साथ वो ऊपर जाती है, और राधा भाभी से कहती है कि राधा देख, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरे कौन कमाने बैठे, ठीक है, मेरे कोई कमाने वाला तो है नहीं, ये कोठरी, इसका किराया आता है, घर का 2 टाइम का खर्चा चल जाता है, बस यही बहुत है, ठीक है। ये सारे काम जो होते हैं, लेना देना, मतलब विवाह संबंध रखना, आपस में यारी दोस्ती करना, सब लोगों का, ये तो मतलब मर्दों का काम होता है, और मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की, इस तरह से बातें 1-2 बार कही है, इस तरह से बातें उसने, कोई बात नहीं। सुहा बुआ को कहती है राधा भाभी की, मतलब बुआ क्या चक्कर में पड़ती हो, लेने देने के चक्कर में, छोड़ो, ठीक है, मेरा भी आजकल हाथ तंग चल रहा, नहीं तो पैसे तो मैं भी दे दी थी, क्योंकि बात तो सब करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बातों के अलावा लोग मदद करने वाला कोई नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। ये सिर्फ एक राधा भाभी की बात नहीं, बल्कि समाज की हकीकत है यहाँ पर, ठीक है। ज्ञान देने वाले रायचंद, ज्ञानचंद आपको कदम कदम पे मिल जाएंगे, लेकिन मदद करने वाले कौन लोग होंगे, कितने लोग होंगे, और वो एक मतलब समय की बात है, हम सब भली भांति इस चीज़ को जानते हैं। तो राधा ने कह दिया कि मतलब ऐसा करो सुहा बुआ, कुछ दो ही मत, कौन जानता है इतने उस झंझट में, झमेले में कौन आया और कौन गया। लेकिन सुहा बुआ कहती कि नहीं, 25 बरस बाद यदि वो लोग नहीं भूले अपने समधियों को बुलाना, और मतलब मैं मतलब या नहीं जाऊं ये भी शोभा नहीं देता, और यदि जाती हूँ खाली आ जाऊं तो ये भी शोभा नहीं देता, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग हैं। और न सिर्फ पुराने ज़माने की बात, बल्कि सच्चाई ये है कि व्यक्ति जो सामाजिक दृष्टिकोण का व्यक्ति होता है, वो कम से कम खाली हाथ तो नहीं जाएगा, और नहीं जाए ऐसा भी पसंद नहीं उसको, ठीक है, क्योंकि ये तो सामाजिक सरोकार है, ठीक है। उसने कहा था बता फिर क्या लेके आना यहाँ पर, तो वो जैसे तैसे करके, मतलब हिम्मत करके वो अंगूठी उसको दे देती है सुहा बुआ राधा भाभी को, और बोलती है कि तू ऐसा कर, इस अंगूठी को ही बेच ले, क्योंकि ये जो 5 रुपये मेरे पास बचे हैं, उन रईसों के इतने में तो बिंदी भी नहीं लगने वाली, मतलब एक छोटा सा काम भी नहीं होगा, एक छोटी सी गिफ्ट भी, उपहार भी नहीं आएगा इन 5 रुपयों में, तो कुछ नहीं होने वाला, चला ऐसा कर, इस अंगूठी को तू बेच दे, जो तुझे अच्छा लगे वो ले आना, बस शोभा रह जाए, ठीक है। ये नहीं कि मतलब मैं कुछ गलत चीज़ लेके जाऊं, या कुछ ऐसा करूं कि मतलब कल मेरी भद्दुड़े अर्थात बेइज्जती हो जाए, ऐसा मत करना यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, राधा भाभी ने कहा ठीक है मैं ले आऊँगी। और शाम को राधा भाभी बाजार जाती है, शाम को उसके लिए मतलब जो जो मंगाया था, एक ब्लाउज का कपड़ा है, एक साड़ी है, कुछ एक श्रृंगारदानी है, ठीक है, इस तरह से चीज़ें ला करके उनको दे देती है, और सुहा बुआ बहुत प्रसन्न हो जाती है। सन्यासी जी महाराज सुबह से आयोजन को देख रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, और फिर एक बार उसको हिंट, थोड़ा चेतावनी देते हैं कि ध्यान रखना, बिन बुलाए नहीं जाना। सुहा बुआ हर बार यही कहते हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ में, ऐसे बावली थोड़ी हो, पागल थोड़ी जो बिना बुलाए जाऊंगी, ठीक है। देख रहे हैं सन्यासी जी महाराज कुछ नहीं बोलते यहाँ पर। अब आज दिन हो गया, यहाँ पर पूरा दिन खत्म हो गया, यहाँ पर कल सुबह जाना है यहाँ पर समधियों के यहाँ पर, तो रात को सोती है, लेकिन बड़ा मतलब उसका मन जो है वो कल की तरह दौड़ रहा था, ठीक है। सुहा बुआ का जो मन है वो कल की तरफ ही दौड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति जब सुबह कोई काम करता है, उत्साह का काम करता है, कल उसके जीवन में एक नई उमंग आने वाली है, वर्षों बाद बिछड़े हुए, अपने बिछड़े से तात्पर्य वर्षों बाद मतलब जिनसे नहीं मिले ऐसे रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होगी, समधियों के साथ मुलाकात होगी, पुराने रिश्ते नातेदारों के साथ मुलाकात होगी यहाँ पर, तो व्यक्ति स्वाभाविक दृष्टिकोण से, और खासतौर से वो व्यक्ति जो अकेले जीवन जी रहा होता है, ठीक है, जो अकेलेपन में रहता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एकांत अपने आप में बहुत बुरा होता है, कहने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकांतवास में। सोच करके देखिए, आपके आसपास कोई नहीं हो, आपके दुख दर्द की सुनने वाला कोई नहीं हो, ठीक है, मतलब आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं हो, आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं हो। व्यक्ति किस लिए जीता है? व्यक्ति इसलिए जीता है कि उसके आसपास का परिवेश हो, ठीक है, अन्यथा अपने लिए तो उसका जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। और सोमा बुआ की जिंदगी में भी ये एकाकीपन कई वर्षों से टूट नहीं रहा था, पिछले 20-25 वर्षों से यही हकीकत, यही कहानी चल रही है उसके जीवन में, तो स्वाभाविक दृष्टिकोण है उसका मन कल की तरह दौड़ना।
ठीक है। रात हो जाती है, सुबह जल्दी उठ जाती है सोमा बुआ, 9 बजे तक तो घर का सारा काम निपटा लिया, जो दिन भर जो काम होता है वो 9 बजे तक निपटा करके कंप्लीट तैयार हो गई यहाँ पर। ठीक है। सुबह एक थाली निकालती है, बढ़िया सी सुंदर सी थाली निकालती है, अपने जवानी के दिनों का एक क्रोशिया निकालती है, क्रोशिया से सिला हुआ एक मेजपोश। क्रोशिया आप लोग की युवा पीढ़ी तो शायद नहीं जानते होंगे, पुराने लोग जरूर जानते होंगे। ठीक है। एक सुई की तरह क्रोशिया, जो धागे से उसको बुनते थे यहाँ पर, बुनाया जाता था यहाँ पर। और जो भी पहले तो लड़कियाँ बड़े शौक से इस काम को करती थी कि जब ससुराल जाएगी तो ये मेरे हाथ से बनी हुई ये चीज़ें मैं लेकर के जाऊंगी यहाँ पर। थालपोश, जिसको मेजपोश हम कहते हैं, तो निकालती है। वो जो उपहार लेकर के आई थी राधा भाभी, वो उसमें रख लेती है, थोड़ा सा सिंदूर रखती है, थोड़े बतासे रखती है, थोड़े रुपए रखती है। उपहार में जो जो सामान उसको वहाँ पर भेजना होता है सब रख करके और ढक करके रख लेती है। ठीक है। धीरे धीरे इस तरह से पूरे आयोजन में, मतलब अगले दिन, पहले दिन की पिछले दिन उन्होंने और तैयारी कर ली थी। अपनी जो सफ़ेद साड़ी थी उसको थोड़ा सा कलर कर लिया था, उसको थोड़ा रंग दे दिया था यहाँ पर। वो साड़ी आज सुखाई है छत पे। पूछती है राधा भाभी से, पूछते हैं कि राधा तेरी साड़ी तो बड़ी चमकती है, मेरी साड़ी में तो इतनी चमक नहीं है। तो राधा भाभी बोलती है कि मतलब बुआ तुमने इसमें थोड़ा मांड नहीं दिया, थोड़ा कलफ लगा लेती, थोड़ा मांड दे देती ना। पहले कपड़ों में मांड दिया जाता था, आप समझते होंगे। आजकल तो हम रिवाइव कर लेते हैं जो भी चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो मतलब वो कहती है कि चलो ऐसा, तो फिर वापस से उस साड़ी को धोती है, उस पर मांड लगाती है, फिर सुखा देती है। अब्रक के से कण उसके पीछे फैल रहे हैं चारों तरफ, धूप में एकदम जगमग वो साड़ी उसकी हो रही है। ठीक है। कल उसने चूड़ियाँ पहन ली थी, मतलब नहीं, उसने कहा कि गहने नहीं है, कोई बात नहीं, गरीबी है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो कम से कम चूड़ी तो अच्छी पहन करके जा ही सकते हैं। ठीक है। 1 रुपये कलदार खर्च करके, मतलब पिछले गेट से जा करके चूड़ी पहन आई, लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन करके आ जाती है। लेकिन सारे दिन हाथों को लाज के मारे, एक अव्यक्त लाज के मारे, मतलब अपने आप को छिपाती फिरती है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मतलब कि इस तरह नई चूड़ियां पहन करके घूम रही है एक वृद्धा औरत। और न जाने मतलब जो सामाजिक दृष्टिकोण था, बहुत बहुत बखूबी वर्णन करती है मन्नू भंडारी, आप भली बात ही जानते हैं। ठीक है। ऐसा लगता है कि पूरा दृष्टिकोण, मतलब एक बिंब, एक काल्पनिक चित्र हमारे सामने उभर करके सामने आ जाए। यही एक कहानीकार की, यही एक लेखक, यही एक लेखिका की सबसे खास बात होती है कि कहीं न कहीं हम अपने आप को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। हमें लग रहा है कि उस शादी के आयोजन में हम जा रहे हैं। अगर आप दिल से इस बात को सुन रहे हैं, दिल से इस कहानी को सुन रहे हैं, ठीक है, अपने आप को किसी चीज़ के साथ आप कनेक्ट कर लेते हैं। आपने रस पढ़ा होगा, अलंकार पढ़े होंगे, वो अलंकार कहीं न कहीं रस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देता है। ठीक है। जो सामने घटित हो रहा होता है, व्यक्ति जब उसको अपने जीवन में उतार लेता है, आपके साथ उसको कनेक्ट कर लेता है, तो सब कुछ ऐसा लगता है जो पर्दे पर चल रहा है वो मेरे जीवन में घट रहा है यहाँ पर। ठीक है। एक एक चित्र, जो बिंब की परिकल्पना जो है उसके बिंब उसके मस्तिष्क में घूमती है और कहीं न कहीं अपने आप को जोड़ लेता है। तो इसलिए हम करुणा में रो पड़ते हैं किसी की करुण दृश्य को देख करके। ठीक है। हंसी में हम हंस देते हैं, कभी हम गंभीर हो जाते हैं, कभी हम मूल रूप से अनेक प्रकार के भाव हमारे मन में होते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के भाव हमारे, आलम्बन होता है, उद्दीपन होता है यहाँ पर, विभाव अनुभाव या विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, भरत मुनि का सूत्र। आप यदि साहित्य के शिक्षार्थी हैं तो आपको पता होगा। अन्यथा यदि आप सामान्य व्यक्ति भी मेरी कहानी को पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरी बात को नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ये जो अभी मैंने 1 मिनट के लिए बोला, ये लिटरेचर और विषय की बात थी। चलो मुद्दे की बात करते हैं। तो हम पहुंच गए थे कहानी पे, मूल राधा भाभी के पास पहुंच गए थे। और राधा भाभी जो है वो पूरे आयोजन को में उसकी सहभागी थी, उसको आयोजन में तैयारियां करवा रही थी। अब अगला दिन हो गया, मैंने कहा कि 9 बज गए, जल्दी सारा काम निपटा लिया, सब आयोजन रख दिया यहाँ पर। ऐसे करते करते दिन के 3 बज गए। 3 बज गए तो राधा भाभी देखा ऊपर, छत के ऊपर, पूछा, खड़ी है सोमा बुआ, और उससे पूछा कि बुआ कितने बजे जाओगी, कितने, मतलब। तो बुआ ने पूछा कितने बज गए, तो उसने कहा 3 बज गए। राधा भाभी ने कहा, तो बुआ ने कहा अच्छा 3 बज गए। फिर सोमा बुआ ने सोचा ये तो राधा भाभी की बात का, प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। 3 बज गए तो कुछ बोलना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए ना। 3 तो वैसे मतलब बजने नहीं चाहिए थे। बुलावा अभी तक आया नहीं। लेकिन फिर उसने कहा अरे कोई बात नहीं, नए ज़माने के लोग क्या हैं, जब बुलाएंगे तब चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 बजे का मुहूर्त है तो 3 बजे नहीं 4 बजे तक मैं चली जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी, पास ही तो है, दूर तो कोई है नहीं। मतलब अपने मन को थोड़ा सा समझाया, और राधा भाभी को थोड़ा पता नहीं लगे कि अभी तक बुलावा नहीं आया है। इस बात को लेकर के थोड़ा कहीं उस कहानी को एक बनावटीपन, एक काल्पनिक सी परिवेश बना करके, और उस तरह एक मतलब अंदाज से कह दिया कि इसको एहसास नहीं हो कि अभी तक बुलाया नहीं है। कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन छत पे खड़ी खड़ी देख रही है, छत पे खड़ी खड़ी 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, 7 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, लेकिन कोई बुलावा नहीं है। कोई बुलावा सोमा बुआ के पास नहीं आता। लेकिन उनको ध्यान ही नहीं है सोमा बुआ को कभी तक बुलावा नहीं। वो इतनी दत्तचित होकर के मार्ग की ओर देख रही है, रास्ते की ओर देख रही है कि पता नहीं कब बुलाया जाए, कब वहाँ पर जाऊँ। व्यक्ति अपने मन में एक काल्पनिक चित्र बना रही होगी, कितने बजे जाना है, क्या करना है, पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। मतलब कुल मिला के उनको समय का आभास नहीं हो। शारीरिक रूप से वहाँ पर है, लेकिन मानसिक रूप से सोमा बुआ उस विवाह में विचरण कर रही है। 7 बज गई, धुंधला हो गया, अंधेरा हो गया यहाँ पर। नीचे से राधा भाभी ने आवाज़ ली कि मतलब बुआ
छत पे ही खड़ी रहोगी कि खाना भी बनाओगी? एकदम सौंफ हुआ जैसे मतलब जागी और उसने कहा कितने बज गए? तो राधा भाभी ने कहा धीरे से कि बुआ 7 बज गए। उसने कहा 7 बज गए? लेकिन 7 कैसे बज सकते, मुहूर्त तो 5 बजे का था। अब भी सोमा बुआ को विश्वास नहीं है कि उन लोगों ने नहीं बुलाया, उन नए जमाने के लोगों ने आपको नहीं बुलाया, आपको आमंत्रण नहीं दिया, आपको निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया। ठीक है, वो अपने मन में सोचती है, एकदम जोर से बोलती है कि 7 कैसे बज सकते, मुहूर्त तो 5 बजे का था। मतलब बुलावा नहीं भेजा, आमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया, कोई मुझे बुलाने नहीं आया, और 7 कैसे बज गए? 5 बजे से पहले तो कोई ना कोई आ जाना चाहिए था। लेकिन फिर अचानक एकदम स्थिति को संभलती है, स्थिति की मतलब गंभीरता को समझती है सुमा बुआ, और मतलब एकदम मायूस होकर के नीचे उतरती है और राधा भाभी की तरफ देखती है और मुक्ता होकर बोलती है अब क्या बनाना और क्या खाना बना लेंगे, 2 ही तो आदमियों का खाना है, 2 ही आदमियों का खाना, क्या बनाना और क्या खाना। बड़े मायूस होकर के मतलब नीचे उतरती है, धीरे धीरे भारी कदमों से नीचे उतरती है। वो मेज पोस्ट जो था उसको मतलब ऊपर जो बिछाने रखा हुआ था ढकने के लिए उसको उतारा, सारे सामान को निकाला, धीरे धीरे जो आयोजन उसने किए थे वो सब चीज़ों को मतलब उसने रख दिया संदूक में, ताला लगा दिया और फिर अपनी अंगीठी जलाने के लिए बुझे मन से चली गई। ये कहानी है सोमा बुआ के अकेलेपन की। एक व्यक्ति जो कहीं न कहीं अपने आप को समाज के साथ जोड़ करके देखना चाहता है, उसके साथ जब ऐसी घटनाएँ घटित होती है, तो कहीं न कहीं ये समाज को सोचने का विषय है, ठीक है? सिर्फ़ हमारी कहानीकार, सिर्फ़ हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपके आस-पास कोई इस तरह के व्यक्ति हों, कोई इस तरह से अकेले व्यक्ति हों, मतलब जिसको ख़ास तौर से लोगों की आवश्यकता हो, क्योंकि ऐसे लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? वो स्वाभिमानी अपना जीवन जी रहे होते हैं, उनको किसी चीज़ में मतलब किसी चीज़ की गरीबी से उनको कोई चिंता नहीं होती, उनके पास खाने को है या नहीं है कोई चिंता नहीं होती, उनके पास ओढ़ने बिछाने पहनने के लिए कपड़े वस्त्र हैं या नहीं होते कोई चिंता नहीं होती। बस उनको चिंता इस बात की होती है कोई मेरे पास आए, कोई मेरे दुख दर्द की बात करे, कोई मेरे मन की बात करे, कोई मेरे आपस की मन की बात मेरी पूछे, दूसरे अपने मन की बात मुझे कहें। इस तरह का दृष्टिकोण यदि आपको दिखाई देता है, यदि आपने अपने जीवन में एक भी व्यक्ति के एकाकीपन को दूर किया या संकट काल में किसी व्यक्ति की मदद की, तो न सिर्फ आपका जीवन बल्कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी धन्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि आप यदि किसी एक व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं, तो आपकी बात सुनकर, आपकी योजना के माध्यम से, आपकी रूपरेखा के माध्यम से हज़ारों व्यक्तियों को कहीं न कहीं रास्ता मिल जाता है। एक दिए से हज़ारों दिए जलाए जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसी प्रकार का दृष्टिकोण जो है वो सोमा बुआ की कहानी में है। इसी प्रकार के दृष्टिकोण अन्य कहानियों में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती। ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, जो सिलेबस में लगाई जाती है, जो राइटर के द्वारा लिखी जाती है, जो कहीं न कहीं जन सामान्य तक पहुँचाई जाती है, हम जिन मुद्दों पर काम करते हैं, मैं आपके सामने ये बात जो है मतलब बता रहा हूँ, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती। कहीं न कहीं समाज को एक दर्पण दिखाने की कोशिश की जाती है, कहीं न कहीं समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है? और समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। आप परिवर्तन नहीं ला सकते, पूरा परिवर्तन, पूरा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम प्रयास तो कर ही सकते हैं, और आपका प्रयास कभी विफल नहीं जाएगा, आपका प्रयास हमेशा के लिए फलीभूत होगा। तो आज की कहानी में इतना ही, किसी नई कहानी के लिए पुनः आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।